हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं 133 की बीपीएससी 133। जो आपका यूनिट है वो सेकंड यूनिट है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विधियाँ, जो मेथड ऑफ क्या है, कॉम्पेरेटिव एनालाइज है। तो हम उसी के बारे में आज 20 नंबर हमें पूरे अंक प्राप्त करने हैं। तो हम किस तरीके से पढ़ें और कैसे क्वेश्चन करें, तो मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन सिर्फ जो है आपको पूरे का पूरा कवर करा देगा। आपके तरीके नए नए पता लग जाएंगे कि किस तरीके से हम इस पूरे बुक में इतना जो परेशान है उसमें से हम क्या करें कि सिर्फ एक क्वेश्चन के जरिए ही हम क्या समझ लें कि क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है, उत्तर कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ये लिया जो हमारे चैप्टर का नाम था, यानी यूनिट का नाम था तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विधियाँ। अब यहीं पे आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो किस तरीके से इसका विश्लेषण किया जाता है, यानी कि उसको समझा कैसे जाता है, विस्तार से क्या क्या किया जाता है समझने के लिए। तो यहाँ पे जो विश्लेषण करने की जो विधियाँ हैं वहाँ पे पूछ लिया जाएगा इसी के आगे कि विस्तार से बताइए, इसकी प्रविधियों को बताइए, यानी कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, यानी इसकी विधियाँ क्या क्या हैं, कैसे कैसे इनको जाना जा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो हम तुलनात्मक राजनीति की जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसकी विधियों के बारे में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनेक विद्वान है ना, जिन्होंने क्या है कि राजनीतिक शास्त्र को पढ़ा है और राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करके अनेक विधियों के द्वारा उन्होंने क्या करा है, एक देश से दूसरे देश की क्या करिए, कंपैरिजन करिए, यानी क्या करिए, तुलना करिए। और तुलना किन किन प्रयोगों से किया है, उन्हीं प्रयोगों के बारे में अनेक विधियों से उन्होंने करा है। तो उन्हीं विधियों के बारे में आज हम जानेंगे। और जब भी हम किसी देश से किसी देश की जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो तुलना जो हमारी होती है वो एक पद्धति यानी एक प्रयोग के रूप में होती है। आजकल क्या हम प्रयोग करके करते हैं, बिना प्रयोग के ये असंभव सा हो गया है, क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता कि भाई कैसे प्रयोग करना है, कैसे एक देश से दूसरे देश के बारे में हमें जानना है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि एक देश का संविधान कैसा है, ठीक है, किस देश का संविधान कैसा है, वहाँ की कार्यपालिका कैसी है, यानी कि प्रशासनिक अंग कैसा है, वहाँ का विधान पालिका क्या है, ठीक है, वहाँ का संसद किस तरीके का है, वहाँ की कानूनी व्यवस्था, यही सारी चीज़ों को हमें क्या देखना है कि न्यायपालिका क्या है। तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसी प्रयोग के जरिए हम वहाँ पे जानते हैं कि दूसरे वाले देश में, यानी कि भिन्न भिन्न देशों में कैसी कैसी भाई क्या है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ का शासन व्यवस्था है। उन्हीं शासन व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को हम क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं एक देश से दूसरे देश में, या भिन्न भिन्न देशों की हम तुलना करते हैं। वही एक प्रयोग के जरिए इन्हीं पद्धतियों का हम क्या करेंगे कि हम पद्धतियों का उपयोग करते हैं। कई पद्धतियाँ होती हैं, उन्हीं सारी पद्धतियों को हम प्रयोग करके क्या करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करके हम क्या करते हैं कि भाई हम जानते हैं कि कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कैसा है, किस तरीके के वहाँ सिद्धांत है, किस तरीके के कानून नियम है, और उसी पे हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है, इसमें एक चीज़ और आता है, जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उससे एक देश की जो परिस्थिति होती है ना, वो उससे दूसरे देश की भी एक क्या होती है, परिस्थिति में जन्म लेती है, और उसको भी हमें अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। ठीक है, वीडियो समझ आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जो भी समझ आएगा आप अपने कमेंट यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ भी वीडियो चाहिए उनके लिए भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें 20 नंबर पूरे करने हैं, 20 में से कम हमें 15 से 18 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ इसमें से सेकेंड यूनिट में से कितने भी क्वेश्चन आ जाए हम इसी क्वेश्चन से खेल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो उत्तर में कि अनेक विद्वानों द्वारा राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न तुलनात्मक प्रवृत्तियों क्या है कि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। यानी कि जितने भी ये रहे हैं ना, विद्वान रहे हैं जो राजनीतिक शास्त्र के, उन्होंने जहाँ जहाँ अध्ययन करा, जिस जिस क्षेत्र का करा, जिस जिस देश का करा, उन्होंने क्या पाया कि भाई उन्होंने जो पद्धतियाँ करी, जो उन्होंने अध्ययन करे, वो अध्ययन के उनके तरीके क्या निकले थे, प्रयोग करके, यानी कि प्रैक्टिकल करके वहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक जाना उन्होंने। फिर एक देश से दूसरे देश में उन्होंने क्या करा, अध्ययन करा, और वो अध्ययन किस रूप में करा, अनेक पद्धतियों से द्वारा, यानी पद्धतियां क्या कि अलग अलग तरीके से प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, वही प्रयोग क्या है यहाँ पे, तुलनात्मक विधियों का विश्लेषण करना, कि एक जगह के देश के आपने क्या तुलना करी, क्या अध्ययन किया, और दूसरे जगह के देश के क्या आपने अध्ययन करा, और दोनों देशों में जो आपने अध्ययन करा, दोनों जगह की जो आपने कानूनी व्यवस्थाएं देखी, ठीक है, प्रशासनिक अंग देखे,
न्यायपालिका देखी, विधान पालिका देखी कि कहाँ का कैसा प्रशासन है, कहाँ का कानून कैसा है, कहाँ की विधान पालिका कैसी है। तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि हर जगह के हर एक देश का सेम कानून, सेम व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को देखने की और इन्हीं व्यवस्थाओं को प्रयास करना होता है, जानना होता है हमें। तो इन चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं? एक प्रयोग के जरिए जान सकते हैं, एक विधि के द्वारा जान सकते हैं। जब तक हम उस पर पहले अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अलग अलग देशों को, भिन्न भिन्न देशों का क्या करते हैं, हम पहले अध्ययन करते हैं, फिर जाके उनकी तुलना करते हैं। यानी कि पद्धतियों के जरिए क्या करते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं, वहाँ की सरकारों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो वही तुलना की विधियों के बारे में हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास प्रयोगात्मक पद्धति है। अब प्रयोगात्मक पद्धति क्या है भाई? पहले तो देखो, प्रयोगात्मक पद्धति जो थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले प्रयोगात्मक विधि का जो था वो प्रयोग नहीं होता था। आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने कुछ बातें लिखी हैं, बट इसको पूरी ही क्लियरिटी से मैं बताऊँगा, विस्तार से बताऊँगा, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहले क्या है कि जो प्रयोगात्मक विधियां जो होती थी, पहले उसका इतना प्रयोग नहीं हुआ करता था। क्या था कि प्रयोगात्मक विधियों का इतना प्रयोग नहीं था, लोग अध्ययन करते थे, उसी पे ही विश्लेषित कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम पे क्या हो गया कि बिना प्रयोग ये सब असंभव के रूप में दिख रहा है। क्योंकि तेज़ी में क्या है कि भाई अलग अलग चीज़ें इसमें जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, आपने देखो कि सरकारी में देखा है कि जो सरकार, राजनीतिक सरकार जो होता है ना, तो राजनीतिक जो सरकार जो होती है, एक शासन व्यवस्था जो होती है, वो औपचारिक पालन का ढंग को क्या करती है, निभाती है। क्या है कि जो सरकार होती है वो औपचारिक, यानी कि औपचारिक ढंग को निभाती है और परंपरागत पहले से ही चलती आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि औपचारिक में क्या होता है, जो एक लिखित दस्तावेज में जो रचना की जा चुकी है, उसी कानून का, उसी न्यायपालिका का, उसी रूप में, उसी दस्तावेजी रूप में क्या करता है कि वो उसका अध्ययन करता है, उसका नियम करता है। लेकिन राजनीतिक में आप क्या देख रहे हो कि राजनीतिक जो ढंग है एक नया ढंग है, और क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है, यानी कि व्यवहारवादी है ये। ठीक है, क्या है, व्यवहारवादी और वैज्ञानिक पद्धतियों पर ये निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये औपचारिक चीज़ों को भी करता है, यानी कि जो लिखित दस्तावेजों में नहीं दी गया, ये उसका भी अध्ययन करता है। जैसे दबाव समूह, हित समूह वगैरह जो आ जाते हैं, चुनावी प्रक्रिया जो आ जाते हैं, और राजनीति में। तो आज के समय में प्रयोग करना क्यों इतना जरूरी हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि जो भाई राजनीतिक जो होता है ना, जो तुलनात्मक राजनीति होती है, तुलनात्मक राजनीति में कई सारी एडिशनल चीज़ें आ जाती है। इसलिए आजकल हमें क्या है कि प्रयोग करना ज़्यादा जरूरी हो गया। बिना प्रयोग के हम नहीं जान पाएंगे कि कहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, कहाँ की विधान पालिका कैसी है। ठीक है, तो इन्हीं को जानने के लिए, हम अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक देश से दूसरे देश के लिए हम अध्ययन करते हैं, और एक देश से दूसरे देश का क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब जानते हैं इसी में, प्रयोगात्मक विधि में, कि जो प्रयोगात्मक विधि में क्या है कि यह माना जाता है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति का जन्म होता है। अब क्या है कि हमने जब प्रयोग किया तो एक परिस्थिति से क्या हुआ कि दूसरी परिस्थिति का जन्म होता है। अब एक स्थिति से दूसरी परिस्थिति का जन्म कैसे होगा? क्योंकि भाई पहले हमने एक देश ले लिया, ठीक है, जापान हो, चाइना हो, व्हाटएवर, कोई सा भी देश हो, हमने उसके ऊपर विस्तार से भाई क्या करा, पहले अध्ययन किया, वहाँ पे प्रयोग करे, अनेक प्रकार के प्रयोग करे, उससे जाने कि वहाँ के आंकड़े क्या है, वहाँ पे लोगों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। भाई आजकल प्रैक्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, किसी भी काज को जब करते हैं तो पहले उसको प्रयोग करते हैं। जब किसी भी दवाई को बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि हाँ ये कितना असरदार है, कितना कामयाब है। तो इसी तरीके से क्या है कि हम पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि को अपनाते हैं, यानी कि वहाँ पे हम देखते हैं कि कितने लोगों की संख्या है, कितने वरिष्ठ हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने क्या है कि यंगेस्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से पहले जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ की भाई कानूनी व्यवस्था क्या है, वहाँ के कानून का कैसे पालन है, ठीक है, वहाँ की विधान पालिका कैसी है, वहाँ की संसद कैसी है, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है। तो हम सारी चीज़ों को पहले क्या करते हैं, एक जगह को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। एक प्रयोग की विधि से हम अलग अलग प्रयोग करके क्या वहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो हमें वहाँ का मिलता है हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उस समय हम वो केस स्टडी कर रहे हैं। यानी कि जब हम एक जगह के बारे में जब हम जान रहे हैं, वहाँ के विशेषताओं को जान रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे केस स्टडी, यानी कि हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, एक ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और ब्यौरा हम निकाल के रख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस देश की जगह पे हम दूसरे देश की, क्यों हम दूसरे देश की क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हम तुलना कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की जापान की शासन व्यवस्था क्या है और चाइना की शासन व्यवस्था क्या है, जापान में राजनीतिक व्यवस्था क्या है
और चाइना में राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को आपस में हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किसके पास कैसी पावर है, कैसी कानूनी व्यवस्था है, कैसी पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय क्या है, यहाँ का संसद है। ठीक है, कैसे कानूनों का पालन करना है, न्यायाधीश कैसा है, यहाँ का न्यायपालिका कैसी, यहाँ पे कैसे न्याय होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो अब दोनों ही जगह देखोगे क्या अलग अलग तरीके देखोगे कि भाई चाइना में अलग तरीके से भाई अलग रूल देखोगे, वहाँ का कानून पालन अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, और भाई जापान में अलग तरीके से देखोगे। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग प्रयोग करके एक केस स्टडी करके, केस स्टडी यानी आपका एक रिपोर्ट बन जाता है, केस रिपोर्ट बन जाता है। जब तक आप उस पर जानकारी प्राप्त कर रहे होते हो, अध्ययन कर रहे होते हो, यानी केस स्टडी कर रहे होते हो, तो उन्हीं केस स्टडी के जरिए आप क्या करते हो कि उस केस स्टडी में एक रिपोर्ट तैयार करते हो। जब जाके दूसरे देश में जब अध्ययन करते हो तो आपको केस स्टडी यानी एक रिपोर्ट के जरिए क्या मिलती है, सहायता मिलती है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में। तो यही आपका प्रयोगात्मक विधि है, यानी कि प्रयोग करते हो। क्या करा कि जापान का भाई केस स्टडी करके केस रिपोर्ट बनाया। अब उसी में क्या क्या देखा कि वहाँ की शासन व्यवस्था क्या थी, सरकार कैसी थी, सत्ता कैसे चलती है, ठीक है, प्रशासनिक अंग कैसे। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या देखा आपने कि वहाँ को अपने केस स्टडी करके रिपोर्ट बना लिया, जिससे समझने में क्या करके उसी रिपोर्ट से आप प्रयोग करके, उस रिपोर्ट का प्रयोग करके क्या करोगे कि चाइना के बारे में जानोगे, चाइना का अध्ययन करोगे। और उसी में जब आपने जाना तो वहीं पे आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, एक शासन व्यवस्था से लेकर के दूसरी शासन व्यवस्था का तुलना कर रहे हो। अब उस शासन व्यवस्था में चाहे तो आप वहाँ की विधान पालिका का कर सकते हो, कार्यपालिका का कर सकते हो, या पूरी तरीके से विस्तार से वहाँ के बारे में पूरी कानूनी व्यवस्था को जान सकते हो, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यानी पूरे संविधान को देख सकते हो कि पूरा का पूरा जापान का जो संविधान है वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके का संविधान है। अब आपने संविधान के बारे में चर्चा करी, आपने संविधान का अध्ययन करा और वही एक रिपोर्ट तैयार करा। उसी रिपोर्ट के द्वारा आप क्या कर रहे हो, प्रयोग करके, उसी रिपोर्ट का प्रयोग करके आपने क्या करा भाई कि चाइना के शासन व्यवस्था यानी कि भाई वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ के क्या है कि जो संविधान है, लिखित संविधान है, जो भी है वहाँ का संविधान किस तरीके से डिफरेंस है, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। यही अंतर जब हम करते हैं ना तो इन्हीं दोनों की हम क्या कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें की तुलना करने की विधियां यही है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि एक देश से दूसरे देश की क्या होती है, परिस्थिति जन्म लेती है। यानी कि कुछ चीज़ों में जब हमें कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हीं प्रयोगों की तुलना करके जानने में हमें क्या होता है, एक देश से दूसरे देश का जन्म होता है और उस देश का भी अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। जब हम यहाँ पे दो देशों की तुलना करते हैं तो वहाँ पर एक और निकल कर आता है, एक नया परिस्थिति जन्म लेता है, एक नई तरीके जन्म लेते, एक नया रूल आता है, एक नया नियम आता है। जब भी हम क्यों भाई तुलना करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या बदलाव है और क्या बदलाव करना चाहिए, क्या आना चाहिए समाज में, किस तरीके से डेवलपमेंट यानी विकास होना चाहिए, किस तरीके की शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था तो औपचारिक पे चल रही है, वो तो सिर्फ उसी पे अध्ययन करेगा। लेकिन राजनीतिक जो तुलना है ना, जो तुलनात्मक राजनीति है, इसीलिए की जाती है ताकि एक देश से दूसरे देशों में भिन्न तरीके से बदलाव लाया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। इसलिए क्या है कि एक देश से दूसरे देश में क्या परिस्थिति भी जन्म लेती है और उसके ऊपर भी हमें अध्ययन करना होता है। क्यों अध्ययन करना होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो परिस्थिति जन्म ली है, अब यहाँ की भाई क्या स्थिति है, यहाँ की शासन व्यवस्था क्या है, तो उसी शासन व्यवस्था को फिर हम भिन्न भिन्न देशों से तुलना करते हैं। वही हमारी पद्धति है, यानी कि हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कि यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे कि सामाजिक पृष्ठभूमि तथा जिस स्थिति पर, ठीक है, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, आश्रित चर कहलाती है। ठीक है, अब अन्वेषक दोनों स्थितियों के बीच संबंध के रूप में एक परिकल्पना का निर्माण करता है तथा उस प्रयोग में परिकल्पना का परीक्षण करता है। यानी क्या है भाई, राजनीतिक आपने क्या देखा कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है, तुलनात्मक पद्धति जो है, जो तुलनात्मक राजनीति है वो किस पे निर्भर है भाई, व्यवहारवादी यानी कि वैज्ञानिक पद्धति पे है। ठीक है, यानी वो क्या है, वो भाई सोचता है, समझता है, विचार करता है, किस रूप में, वैज्ञानिक रूप में, एक नया ढंग है। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, पर्यवेक्षण करता है, यानी कि वो अनुभववादी है। क्या है, तुलनात्मक राजनीति अनुभवों को लेकर चलता है, एक्सपीरियंस को लेकर चलता है। तो वो पहले ही क्या कर रहा है कि भाई अगर हमने तुलना करी कि अमेरिका का भाई प्रेसिडेंट कैसा है, वहाँ की भाई राष्ट्रपति की जो पावर है, राष्ट्रपति की पावर कैसी है, ठीक है, या वहाँ की जो भाई कानून व्यवस्था है, वहाँ का कानून व्यवस्था कैसे है, और फिर वहाँ के हमने अध्ययन करा, वहाँ पे हमने प्रयोगात्मक विधियों को अपनाया, प्रयोग करके हमने क्या करा, वहाँ पे विस्तार पूर्वक देखा कि वहाँ की जो कानूनी व्यवस्था जो है, यानी कि वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था है, हमने वहाँ की सैनिक व्यवस्था के विस्तार से हमने प्रयोग करके क्या करा, अलग अलग प्रयोग कर करके हमने जाना कि वहाँ के हर एक जो यहाँ पे जो मतलब कि कानूनी व्यवस्था में जो आते हैं, रूल्स जो आते हैं, ठीक है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है, हमने वहाँ के नियमों को जाना। फिर हम अपने भारत का फिर उसके साथ हमने
हमने क्या करा कि हमने भारत का अध्ययन करा कि हमारे भारत में किस तरीके के क्या है भाई कानूनी व्यवस्था है, किस तरीके के भाई किसके पास शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों को हमने दोनों में आपस में क्या करा, तुलना करा। और उसी तुलना के जरिए हमने क्या करा भाई अनुभववादी यानी कि हमने क्या करा वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हमने क्या करी परिकल्पना करी, किसको लेके, भविष्य को लेकर के कि अब हमारे देश में भी क्या बदलाव आना चाहिए जो अमेरिका में ज़्यादा तेजी से चल रहा है। तो हम उसमें जो हमने तुलना करी, जो हमें तुलना में जो हमें जो प्राप्त हुआ यानी कि भाई वहाँ के संविधान में क्या था, यहाँ के संविधान में क्या था, वहाँ की कानून व्यवस्था की थी और भारत की कानून व्यवस्था क्या थी। तो हमें यहाँ पे कौन सा कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए भारत में जो कि बदलाव आए। तो इसी तरीके से एक परिस्थिति की जब हम तुलना करते हैं तो दूसरी जगह की परिस्थिति यानी कि दूसरे देश में अपने आप ही जन्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म लेते हुए आपने देख लिया कि वहाँ पे कानून व्यवस्था कुछ ऐसी थी जो वहाँ पे सारे तरीके से लोगों को यानी कि जनता को एकजुट रखा जाता था। उसी तरीके से कुछ रूल्स हमने यहाँ पे फॉलो करे जो यहाँ पे भी एक जनता को एकजुट रख सके और देश का विकास कर सके। कुछ ना कुछ हम रूल्स को लेकर आते रहते हैं। तो यही राजनीतिक है जो लिखित दस्तावेज में नहीं, जो अनौपचारिक में आता है और क्या है कि अनुभववादी पे चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, उदाहरण के अनुसार उच्चतर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों में अंग्रेजी की बेहतर प्रतिभा होती है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है जो बहुत नॉर्मल एग्जांपल दिया है आप लोगों को समझने के। अब मैं इसको और सरल शब्दों में समझाने की प्रयास करता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है कि मान लो कि अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है और हमारा भारत हो गया। हमने फिर से एक बार क्या लिया, अमेरिका और भारत का हमने उदाहरण ले लिया। अब भाई अमेरिका की पृष्ठभूमि कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की सामाजिक क्या है, वहाँ की भाषा क्या है। तो वहाँ की भाषा क्या, अंग्रेजी है। तो वहाँ के लोग जो है वो किस भाषा को जानेंगे, अंग्रेजी भाषा को जानेंगे, अंग्रेजी समझने में ज़्यादा सक्षम होंगे। ठीक है, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ के कल्चर अलग तरीके के होंगे यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा और खाने पीने की जो तरीके जो आप देखोगे तौर तरीके वहाँ के बिल्कुल भिन्न देखने को मिलेंगे आपके अमेरिका के हमारे भारत के जरिए। तो वहाँ पे जब हमने अमेरिका में जब हमने क्या करा कि वहाँ पर देखा कि एक बच्चा इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी वो मातृभाषा है इसलिए वो अपनी भाषा को बोल रहा है, अंग्रेजी उसकी भाषा है तो वो अच्छे तरीके से बोल रहा है। लेकिन वहीं पे जब हमने भारत की तुलना करी तो हमारे भारत में बच्चा क्या करता है कि अपनी भाषा को बोल रहा होता है। अब हमारी भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं, कई सारी भाषाएं, हर एक क्षेत्र में हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो हमारा जो मेन मातृभाषा है वो हमारा हिंदी है। लेकिन यहाँ पे हमारे भारत में क्या डिफरेंस देखा, जब हमने वहाँ की तुलना करा, जब हमने अमेरिका में प्रयोग करा और वही प्रयोग जब हमने भारत में करा तो हमें अमेरिका में क्या प्राप्त हुआ कि वहाँ पे हर एक बच्चा छोटा छोटा कहीं का भी हम उठाते हैं तो उसको अच्छी इंग्लिश बोलने आती है, उसका पहनावा ओढ़ावा एक तरीके का हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारे भारत में हर एक राज्य क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों का पालन किया जाता है, अलग अलग त्योहारों का, अलग अलग भाषाओं का। तो उसी तरीके से वो बच्चा जहाँ पे है तो उसी तरीके का वो बोल भाषा बोलता है। लेकिन हमारी जो भाषा वो हिंदी है, ठीक है, जो ज़्यादा जहाँ तक है 60% तक सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा का प्रचलन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्षेत्र के हिसाब से अलग हो, तो यही भिन्नताओं का हम तुलना करते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो केस स्टडी, अब केस स्टडी मैंने आपको बता दिया जबकि, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से विस्तार से थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ केस स्टडी को। ठीक है, अब केस स्टडी क्या होता है कि एक जगह की अब जब तुलना कर रहे थे, मान लो कि जब दो देशों की शासन व्यवस्था को, राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति व्यवस्था को, जब आप राजनीतिक व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को यानी कि सरकारी व्यवस्था को जब आप तुलना कर रहे थे एक देश से दूसरे देश या एक देश से भिन्न देशों की यानी कि भिन्न भिन्न देशों की जब आप तुलना कर रहे थे तो उन तुलनाओं में आप क्या कर रहे होते हो, एक रिपोर्ट बना रहे होते यानी एक केस स्टडी कर रहे होते। पहले वहाँ क्या क्या अवलोकन यानी जानकारी प्राप्त कर रहे होते हो, विस्तार पूर्वक क्या करते हो आप किसी भी चीज़ के ऊपर जानकारी प्राप्त करते हो। जैसे मैंने क्या बोला, कहीं का संविधान ले लो या कहीं के विधान पालिका ले लो या कहीं की कार्यपालिका की शक्तियाँ को ले लो, ठीक है, या न्यायपालिका की शक्तियाँ को ले लो। अब भाई विधायिका है, अब विधायिका के क्या कार्य है, अब मान लो कि भाई जो हमारे मंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, भाई कानूनों का नियम करते हैं, संसदों को चलाते हैं, संसद चलता है, एक बैठक होती है, ठीक है, तो वहाँ की बैठक किस तरीके की होती है, वहाँ पे संसदीय बैठक किस तरीके की अमेरिका की, उन अमेरिका की बैठकों को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अब वहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई अमेरिका लिया, ठीक है, अब अमेरिका की संसद प्रणाली कैसी है, अब भाई चाइना की कैसी है, ठीक है, अब अमेरिका और चाइना में हमने क्या करा, कंपैरिजन करा। ठीक है, तो वही केस स्टडी में कैसे होगा कि भाई पहले जब अमेरिका की कर रहे हो कि वहाँ की संसदीय व्यवस्था किस तरीके की, वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके की है, या फिर भाई जापान की किस तरीके की, कहीं की भी आप ले सकते हो। तो पहले आपने एकल क्या करा कि ये क्या है कि एकल चीज़ पे निर्भर होता है, जो केस स्टडी होती है वो एकल पे निर्भर होती है यानी कि किसी भी एक चीज़ पे निर्भर होती है। पहले आप क्या करते हो, किसी भी एक चीज़ को प्रयोग करते हो, किसी अन्य क्या करते हो, प्रयोगात्मक विधि के जरिए यानी कि प्रयोग करके के क्या करते हो, आपने क्या करा कि भाई वहाँ
कहाँ के, संसदीय व्यवस्था को उठा लिया अमेरिका के। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले अमेरिका के बारे में विस्तार पूर्वक से जानोगे, और जो जो वहाँ के आपके संसद के बारे में, जो अब संसद के बारे में जान रहे हो, ठीक है, या कार्यपालिका के बारे में जान रहे हो, तो आपने क्या करा, एक एक ब्यौरा, एक एक चीज आपने क्या करा, नोट डाउन करते गए, जानकारी प्राप्त करते गए, और एक एक चीज जब नोट डाउन करते गए तो ये केस स्टडी आपका चल रहा है, और उसी केस स्टडी में जो आपने एक रिपोर्ट तैयार करा वो आपकी एक रिपोर्ट बन जाती है, केस रिपोर्ट बन जाती है, केस स्टडी से क्या हो जाती है, केस रिपोर्ट में तब्दील हो जाती है, जब आप विस्तार पूर्वक वहां का विश्लेषण कर लेते हो, वहां की संसदीय व्यवस्था का, अमेरिका का, उसी रिपोर्ट के जरिए जो आपने जो केस स्टडी के जरिए एक रिपोर्ट तैयार करा, जाना, उसी रिपोर्ट्स के जरिए आप क्या करते हो, दूसरे देश पे क्या करते हो, प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करते हो, जो आपने रिपोर्ट बनाई थी केस स्टडी करके। तो अमेरिका की तुलना आप किससे करने जा रहे हो, आप पद्धतियों को अपना करके केस रिपोर्ट पद्धति का प्रयोग किया आपने, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपने डेटा रखा था, आपको कैसे पता लगेगा, आपको तो ध्यान नहीं होगा कि वहां का क्या है, तो आप क्या करते हो, डेटा यानी ब्यूरो को तैयार करते हो, ठीक है, एक एक चीज नोट डाउन करते हो जाते हो तो रिपोर्ट बन जाती है। अब उसी रिपोर्ट के जरिए भाई आपने क्या करा, भाई अमेरिका की जापान से कंपैरिजन कर दी, यानी तुलना किससे कर दी, जापान से। अब भाई तुलना करी किस चीज़ की, आप कहाँ देख रहे थे, संसद व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम देख रहे थे। अब भाई जापान में जाओगे, अब जापान के बारे में पहले अध्ययन करोगे, फिर वहाँ का रिपोर्ट तैयार करोगे, अब उस रिपोर्ट में अब दोनों रिपोर्ट के बीच क्या करोगे कि भाई तुलना करोगे, वही होता है प्रयोगात्मक विधि, यानी कि प्रयोग यहाँ पे भी करा, प्रयोग यहाँ पे भी करा। अब अनेक जो प्रयोग करे, उन्हीं प्रयोगों के जरिए आपने क्या करा कि दोनों जगह की शासन व्यवस्था यानी अमेरिका और जापान की संसदीय व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था जो थी, एक दूसरे से तुलना करा, तो उसमें आपको भिन्नताएं देखने को मिली। अब वो अनेक प्रकार की भिन्नताएं, अब जापान में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जापान का जो कानून व्यवस्था होगा वो अलग तरीके का होगा, वहाँ की जो संसद व्यवस्था होगी वो अलग तरीके से, अलग ढंग से काम करती है। अमेरिका की क्या है कि संसद व्यवस्था अलग ढंग से काम करती है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कानूनों में, हर चीज में आपको बदलाव मिलेगा। अगर अमेरिका का संविधान में कुछ और लिखा हुआ दिखेगा तो भाई जापान के संविधान में अलग कुछ दिखेगा। तो हर जगह के कानून, सिस्टम, नियम कुछ ना कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। इन्हीं चीजों की हम तुलना करते हैं, ठीक है। लेकिन तुलना में जब हम राजनीतिक तुलना जब करते हैं ना, तो राजनीतिक तुलना में हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, और हमारा जो राजनीतिक तुलना है ना वो प्रयोग पे ही अब टिकती है और प्रयोग पे ही संभव है। क्योंकि जब तक हम कहीं पे प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम कहीं के कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे एक देश से दूसरे देश में, तब तक दूसरे देश में डेवलपमेंट या कुछ नया होने का कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सांख्यिकीय पद्धति हम देख लेते, ठीक है। अब सांख्यिकीय पद्धति देख लेते हैं, या फिर केस स्टडी में यहाँ पे जो लिखा है वो भी एक बार ध्यान दे दीजिए कि केस स्टडी क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन नहीं, तुलनात्मक अध्ययन की विधि नहीं है। क्या है जो केस स्टडी है वो तुलनात्मक अध्ययन की विधि नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी क्या, एक एक डेटा को आप रिपोर्ट बनाते हो, तैयार करते हो, जब वो रिपोर्ट बन जाता है तो वहां से आप उसका प्रयोग करते हो केस रिपोर्ट का, केस स्टडी का नहीं, आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो यानी अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आंकड़ों के व्यवस्थित अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक मामले से दूसरे मामले की तुलना की जाती है। यानी क्या कि जो आपका जो सर्वेक्षण किया, पर्यवेक्षण किया, यानी कि जो जानकारी प्राप्त करी थी आपने अमेरिका की संसद व्यवस्था की, तो उसमें आपका एक रिपोर्ट बना था, अब उसी रिपोर्ट का प्रयोग करके आपने जापान से प्रयोग किया, वही एक तुलना होती है कि इन दोनों में डिफरेंस देखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, और अमेरिका के बारे में भी पढ़ा जाता है। यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो फ्रांस में क्या हो गया था भाई, बहुत ही बर्बादी हो गई थी। अब बर्बादी के कारण क्या, हर देश ने क्या करा था कि फ्रांस में क्या कर दिया था भाई, जिम्मेदार ठहरा दिया था कि फ्रांस के वजह लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जबकि फ्रांस का ही सबसे इसमें क्या है, नुकसान भी हुआ था फ्रांस का, ठीक है, सब चीज़ हुआ था जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जब देखा जाता है, समझा जाता है, तो किस पे विचार किया जाता है, अमेरिका पे भी विचार किया जाता है, ठीक है, अमेरिका के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अब वही तुलना की जाती है आखिरकार रीजन क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ सांख्यिकीय पद्धति पे, बस ध्यान से सुनते रहो, एकदम मज़ा आ जाने वाला, कहीं से भी इस चैप्टर में से आ जाए, डन है। अब सांख्यिकीय पद्धति देखो, इस पद्धति में मापे जाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में क्या किया जाता है कि जो भी मापे जाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, कि जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर क्या है कि किसी देश की चुनावी व्यवस्था के बारे में जानना, तो इसके अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, मतदाता की संख्या। अब चुनाव में किए जाने वाले क्या है कि खर्च आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। अब इसको विस्तार से जानेंगे कि भाई सांख्यिकीय पद्धति क्या होती है। अब सांख्यिकीय पद्धति क्या होती है, संख्या होती है, एक जनसंख्या होती है कि भाई किसी देश में या किसी राज्य में अगर क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे किसी देश से भी तुलना कर सकते हो या अपने देश के राज्यों से भी तुलना कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि तरीका बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत का ही ले लो, भारत में अनेक क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार से भाई क्या होता है
चुनाव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देश से तुलना करेंगे, किसी देश की तुलना करेंगे, भिन्न भिन्न देशों की तुलना करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब भारत देश में भाई मान लो कि प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो पूरे भारत में चुनाव होता है, ठीक है। अब पूरे भारत में भाई जनता कितनी होती है, ठीक है। तो उन जनताओं की, पूरी जनताओं की हम क्या करते हैं, जनसंख्याओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, यानी कि पहले अध्ययन करते हैं कि कितनी जनसंख्या है जिनके पास मत देने का अधिकार है, कितनी जनसंख्याओं में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 18 साल से लेकर 21 साल 20 साल वालों की जनसंख्या कितनी है, तो 20 साल से लेकर के 40 वालों की कितनी है, तो 40 से लेकर 60 वालों की जनसंख्या कितनी है, तो इन्हीं चीज़ों या उससे ऊपर वालों की संख्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं और इन्हीं जानकारियों को हम क्या करते हैं, प्राप्त करके एक देश से हम दूसरे देश से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी इन्हीं पद्धतियों को प्रयोग करते हैं। तो सांख्यिकीय पद्धति क्या होता है, यानी संख्या पर निर्भर होती है। अब आप देखोगे कि कहीं पे भारत में कितने मत पड़े भाई, 50 लाख मान लिया, एक क्या है 50 लाख मान लिया, 1 करोड़ मान लिया कि भाई 1 लाख प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या है कि 1 लाख लोगों की क्या थी, टोटल जनसंख्या थी। उन्हीं जनसंख्याओं के ऊपर हमने क्या करा कि भाई कितना खर्चा आएगा, तो ये भाई संख्याओं के आधार पर क्या करते हैं, हम जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। अब 1 करोड़ लोगों को अगर मत देना है, वोट देने जाना है, तो कितनी जगह घिरेगी, क्योंकि भाई जगह भी तो चाहिए होती है ना, कितने लोगों की ड्यूटी लगानी होगी, ठीक है, किस टाइम से किस टाइम तक चुनाव होंगे, ठीक है, कितना खर्चा आने वाला है, कैसे कैसे हो रहा है। तो भाई इन सारी चीज़ों का पहले मैं एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, संख्याओं को रूप लेकर के हम क्या करते हैं, एक संख्या की विधि लेकर क्या क्या करते हैं, हम इसमें प्रयोग करके जानते हैं कि किस राज्य में, किस क्षेत्र में, किस देश में कितना खर्चा आया है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, उन्हीं खर्चों को एक रिपोर्ट बना करके, उसी मतदान के तरीकों को, कितने दिन प्रचार किया गया, कैसे प्रचार किया गया, किस किस तरीके से ये वोट देने का स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस किस तरीके के नियमों को पालन किया गया, किस तरीके की कानूनी व्यवस्था इसमें लागू थी। तो इन्हीं चीज़ों को क्या करा, हमने अध्ययन करा सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा, और हमने इन्हीं पद्धतियों का एक रिपोर्ट बनाकर हमने क्या करा, हमने दूसरे देश से तुलना करने का प्रयास करा। या कि हमने वहाँ पे देखा कि जब वहाँ का एक प्रधानमंत्री का, यानी कि स्विट्जरलैंड भी है, तो हमने क्या देखा कि एक ही तरीके के, भारत और स्विट्जरलैंड के क्या एक ही तरीके हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि वहाँ पे संख्याओं, यानी कि जनसंख्या की पद्धति के हिसाब से हमने देखा कि भाई स्विट्जरलैंड में आखिर लोगों की संख्या कितने हैं, और टोटल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या भाई क्या है कि वोट देने के अधिकार है उनके पास, यानी कि मत देने का अधिकार है, और कितने लोगों को चुनाव लड़ने में खड़े हुए थे। तो हमने क्या एक एक चीज़ को नोट डाउन करते कि कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कि इनके कौन कौन उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनकी उम्र सीमा क्या है जो चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है, और वो किस पद से लड़ रहे हैं, यानी कि उनकी पार्टी में कौन सा क्या है कि चुनाव चिन्ह है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं सांख्यिकीय तौर पर, सांख्यिकीय पद्धति के हिसाब से, और उन्हीं को हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उन्हीं रिपोर्ट तैयार करके क्या करते हैं, हम फिर दूसरे किसी देश का हम अध्ययन करते हैं, और सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा क्या किया हमने, स्विट्जरलैंड का किया। तो हमने पहले टोटल जनसंख्या देखा। अब टोटल जनसंख्या में हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे टोटल जनसंख्या इतनी है, इतने उम्मीदवार खड़े हैं, इस जगह से उम्मीदवार खड़े, किस किस जगह से, यानी कि किस किस जगह से उम्मीदवार खड़े, उनके चुनाव चिन्ह क्या है, इनका खर्चा कितना आया। और जब दोनों जगहों को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया, यानी विश्लेषण कर लिया, फिर जाके हम क्या कर देते हैं, दोनों जगह पे तुलना कर देते हैं कि भाई यहाँ पे इतना खर्चा आया था, यहाँ पे इतना खर्चा आया था, इतने उम्मीदवार यहाँ पे स्विट्जरलैंड में खड़े थे तो भारत में इतने खड़े थे। तो इन्हीं चीज़ों को हमने तुलना करा, और कहाँ पे क्या कमी त्रुटि रही थी कि वहाँ के कानून व्यवस्था में, यहाँ की कानूनी व्यवस्था में, मत कैसे दिए, लोगों में प्रचार कैसे हुआ। तो उन्हीं चीज़ों को तुलना करके हम क्या करते हैं कि राजनीतिक पद्धति को अपनाते हैं, यानी कि राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का पहलू अपनाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने अनुभववादी द्वारा, यानी कि अनुभवों के जरिए क्या करते हैं, हम परिकल्पना करते हैं भविष्य की, कि भविष्य में इस बार हमें क्या बदलाव लाना है अपने राजनीतिक, यानी कि चुनावी प्रणाली में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे, अब देखो आगे देखो, अब इस पद्धति में आंकड़ों की संख्या करके क्या है कि भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आंकड़ों की संख्या देख कर क्या की जा सकती है कि भविष्यवाणी की जा सकती है। अब मान लो कि भारत में जब 1 करोड़ जनसंख्या को भाई चुनाव देने का, मत देने का अधिकार था, लेकिन क्या पता भाई 1 करोड़ में से भाई क्या हुए कि भाई मान लो कि 25 लाख लोग तो वोट देने ही नहीं आए पूरे भारत में। तो कितने लोगों ने देखा भाई, दिया कि 75 लाख लोगों को मिला, जबकि 1 करोड़ जनसंख्या के पास क्या था, टोटल जनसंख्या में से हमने अलग करके देखा कि भाई जो मत देने का अधिकार है वो 1 करोड़ को हमने माना था। अब 1 करोड़ में से भी क्या है भाई कि 25 लाख लोग तो मत देने गए ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं पहले प्रयोग विधि के द्वारा, ठीक है, हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम जनसंख्या पद्धति को अपना रहे हैं। तो संख्याओं के ऊपर हम प्रयोग करके क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं भाई 25 लाख नहीं आए तो 75 लाख
लाख वोट मिले थे, ठीक है, पूरे भारत में। अब वहीं हमने देखा कहाँ पे, उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। अब स्विट्जरलैंड में देखा कि भाई टोटल जनसंख्या ही 1 करोड़ है, और 1 करोड़ में से हमने क्या देखा कि भाई 1 करोड़ में से हमने देखा कि भाई वोट देने का जो अधिकार है वो सिर्फ 90 लाख लोगों के पास है। अब 90 लाख लोगों में से भी मान लो कि वहाँ पे 40 लाख लोगों ने क्या किया, वोट ही नहीं दिया, तो भाई वहाँ पे कितने वोट मिले, 50 लाख वोट मिले। मैं आप लोगों को कंपैरिजन का एक तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ आसानी से, वो समझ लेना। तो ये मत सोचना कि इतनी जनसंख्या, मैं एग्जाम्पल बेस बता रहा हूँ कि इतनी इतनी संख्या है, तो वो तरीका बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे भाई स्विट्जरलैंड में कितना खर्चा आया। अब भाई ज़्यादा खर्चा नहीं आया, क्या पता ज़्यादा भी खर्चा हो। अब भाई वोट पड़ रहे हैं भाई यहाँ पे, कहाँ पे, भारत में भाई 75 लाख वोट देने, कैसे पुलिस कर्मियों की क्या होनी चाहिए, कितना खर्चा आना चाहिए, ठीक है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने उम्र से कितने उम्र वालों की संख्या ज़्यादा है, कितने वोट पड़े, इन सारी चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय तौर पर डेटा तैयार करते हैं, और उसी डेटा के तैयार के जरिए उसी खर्चों के हिसाब से हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, यानी अनुभववाद के जरिए क्या करते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है ना, अनुभववाद, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, यानी भविष्य के बारे में जानते हैं कि अगली बार हमारे चुनाव कितने होंगे, कितने हमें मत मिल सकते हैं, कितने वोट हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमारी कितनी लागत लग सकती है, और हमारी जो सैनिक व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि जो हमारी पुलिस कर्मी है, ठीक है, इनमें क्या बदलाव हम ला सकते हैं, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। यही चीज़ों को हम देखते हैं कि इस बार जो उम्मीदवार खड़ा होगा कैसा होगा, इस बार की जो पार्टी होगी वो कैसी होगी। यहीं पे भाई तुलनात्मक पद्धतियाँ जो हैं आपकी है, तुलनात्मक राजनीति की विश्लेषण इसी तरीके से किया जाता है, और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैप्टर में से आपका कहीं भी से आ जाए भाई, खत्म है इसी चीज़ से सिर्फ, ठीक है। अगर आप मेरी बातों को सही से लीड लगा के भाई सुन लोगे, खत्म है ये, ठीक है। अब आगे देखो क्या है कि अध्ययन में तुलना करने के लिए इसका खास महत्व होता है। अब भाई खास महत्व क्यों होता है, क्योंकि भाई जब तक आप पिछली बार का रिपोर्ट तैयार नहीं करोगे, डाटा तैयार नहीं करोगे, तो भाई अगली बार जो भी मान लो कि अभी जो चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के कुछ साल पहले, अब भाई जब चुनाव होंगे दूसरी बार, यानी कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, अब वही जब 2024 में जो चुनाव होंगे, तो आप कैसे भाई तुलना करोगे, खुद भारत से भारत की तुलना कैसे करोगे, या भारत की तुलना स्विट्जरलैंड से कैसे करोगे कि भाई 2000 में जो प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे उसमें कितनी लागत आई थी, उनको कितने वोट मिले थे, उनको कितने अधिकार था, कहाँ कहाँ से लोग पार्टी थी, किस किस तरीके से भाई भाजपा की पार्टी आई थी, और किस तरीके से स्विट्जरलैंड में था, तो वहाँ पे खर्चा कितना आया था, किस तरीके के नियम कानूनों को अपनाया गया था, वहाँ पे उसको कितने वोट मिले थे, और दोनों जगह की जो शासन व्यवस्था चल रही है, शासन व्यवस्था किस तरीके की चल रही है। तो इन्हीं चीज़ों को क्या होता है, हमें समझना पड़ता है, और हमें क्या करना होता है, भविष्य के लिए सोचना पड़ता है कि भविष्य में इस बार कैसे होगा। तो भाई आपने देखा कि पिछली बार का जो वोट हुआ था किस तरीके से हुआ था। अब उसी के कारण हमने क्या करा कि 2024 की जो भाई प्रधानमंत्री के हमारे भारत में चुनाव होने वाले, उसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक अनुभववादी यानी कि राजनीतिक तुलनात्मक, यानी कि उसी के जरिए क्या कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस बार इतना खर्चा आ सकता है, या इतने लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, तो इतने लोग और भी जुड़ गए हैं, तो हमें इस बार अच्छा मत मिल सकता है, या अच्छी कोई पार्टी आएगी तो देश का और भी विकास और डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, तो इसीलिए भाई ये महत्व है, इसका खास महत्व है तुलना करने का, क्योंकि आगे भविष्य में कुछ भलाई हो सके, डेवलप्ड हो सके, ठीक है। अब किसी भी देश में जनसाधारण का वोट देने के प्रति कितना रुझान है, अब कितना रुझान है यानी कि कितने भाई रुझान मिले भाई जनसाधारण वोट देने के, ठीक है। अब आयु के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, और विभिन्न आयु वर्गों के लोग कितनी सक्रियता से वोट देते हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे क्या देखा जाता है कि कितने उम्र सीमा के, कितनी पुरुष है, कितने महिला है, कितनी पुरुष के वोट पड़े, कितनी महिलाओं के वोट पड़े हैं, उसमें कितनी वायु वाली यानी कि कितने उम्र की संख्याओं के कितने ज़्यादा वोट पड़े, यानी कि भाई मान लो कि 18 साल से लेकर 20 साल वाले लोगों की, यानी महिलाओं या पुरुषों, उनके कितने वोट प्राप्त हुए, या फिर 21 साल से लेकर के भाई जो 60 साल तक के, उनके कितने वोट प्राप्त हुए, ये 60 साल से जो ऊपर है उनके कितने वोट प्राप्त हुए। तो इन सारी चीज़ों का हमें वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण करना जरूरी होता है, इसी से हम अनुमान लगाते हैं भविष्य का, क्योंकि जनसंख्या अभी बढ़ती जाती है, बल्कि घट नहीं रही, बल्कि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम उसी से क्या करते हैं, राजनीतिक तुलना करते हैं, उसी राजनीतिक तुलना में हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं वैज्ञानिक पद्धति यानी वैज्ञानिक तौर पे, ठीक है, कि इस बार जो चुनाव होगा वो चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से होगा, ठीक है, कितने वोट मिल सकते हैं, कितना खर्चा आ सकता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब तथा राजनीति में रुचि लेते हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा विकसित राष्ट्रों में वोट देने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत अधिक होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि भाई जो विकासशील राष्ट्र है ना, उसकी अपेक्षा क्या है कि विकसित राष्ट्रों में वोट देने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत अधिक होती है। अब भाई वहाँ पे क्या पहले से डेवलपमेंट होता है। अब भाई अगर कोई देश डेवलपमेंट हो चुका है, विकसित हो चुका है, अब विकासशील में तो भाई पहले ही लोग क्या है कमजोर होते हैं। भाई किसी के पास सुविधा होती है, कहीं ग्रामीण सुविधाओं में भाई कई सुविधाएं नहीं होती, नहीं जा पाते, या कोई कामकाज के लिए क्या कहीं ना कहीं चला जाता है तो उसका वोट छूट जाता है। लेकिन भाई डेवलपमेंट जो कंट्री होती है ना, जो देश होता है ना, उस देश में क्या भाई हर जगह एक नई सुविधा होती है, एक अच्छी सुविधा होती है, वो अपना वोट दे सकता है, उसको देने का एक अधिकार है, वो जाके वो जरूर देता है, इसीलिए वहाँ पे अधिक है। लेकिन हमारा भारत जैसा देश है तो कहीं गांव है तो कहीं भाई वोट हो रहे हैं, हर जगह से वोट होते हैं, हर क्षेत्र से होता है, हर एक राज्य से होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सुविधाएं नहीं होती और कई राज्यों से कई क्षेत्रों से लोग क्या होते हैं काम काज के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने राज्य छोड़ करके दूसरी जगह पे दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं कामकाज के लिए। तो क्या उसी चक्कर में क्या हो जाता है कि वो उनका वोट छूट जाता है। तो यहीं से हमें दिक्कत देखने को मिलती है विकासशील देशों में। ठीक है, अब विकासशील देश हमारा भारत नहीं है भाई, विकासशील देश तो हमारा भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफ्रीका भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, ठीक है, श्रीलंका भी है, ये सारे देश क्या है विकासशील ही तो है। तो इन्हीं कारणों से क्या हो जाता है छूट जाता है और अधिक वोट किसको मिल जाते हैं, जो विकसित देश होते हैं, यानी कि उनके पास किसी चीज की नहीं, हर चीज की एक सुविधा होती है, अपने जगह पे रहकर आराम से काम करते हैं, अच्छे से करते हैं और वोट के समय पे वो अपना वोट देने चले जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार क्या है कि इस विधि से एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की व्याख्या तुलना कार्य आसानी से करा जा सकता है। यानी कि आप प्रयोग कर करके, परीक्षण कर करके, रिपोर्ट बना करके क्या कर सकते हो, जब भी आप प्रयोग करोगे किसी चीज की, जब भी कोई प्रयोग करते हो तो उसमें एक रिपोर्ट बनती है और उसी रिपोर्ट के जरिए आप क्या करते हो, तुलना करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। आप दूसरा जो चैप्टर है आपका तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ना, ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको कहीं से भी क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो इसके जरिए जो मैंने आपको समझाया है ना, वो आप ले सकते हो। तो इसी विधियों के आगे, इसी जो आपको सबसे ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसी के में आपको क्या पूछ दिया जाएगा कि विस्तार से बताइए या विवेचना करिए या उल्लेख कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो इसी में ये जोड़ देंगे, आपको प्रश्न पूरा बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको प्रश्न ना बना करके मैंने एक हेडिंग के तौर पे बताया कि इसी हेडिंग से आप क्या कर सकते हो कि पूरे चैप्टर पे खेल सकते हो, कहीं से भी पूछे आप 20 नंबर का उत्तर आराम से दे सकते हो। तो मेरा बस इतना ही मोटिव है कि भाई आप लोगों को अच्छे से नंबर मिले, अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा कुछ नहीं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग जो जो समझ में आएगा, जो जो छूट गया होगा, डाउट रहा होगा, वो यहाँ पे कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको इस सारे सॉल्यूशंस दे सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के बीच में और तुलनात्मक सरकार के बीच में। लेकिन जो अभी हम कर रहे थे वो तुलनात्मक राजनीति कर रहे थे। तुलनात्मक राजनीति क्या देख रहे हैं कि भाई कैसे बदलाव किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा, एक देश से दूसरे देश में क्या करा था, कंपैरिजन करा था। ठीक है, यानी तुलना करी थी, तो वहाँ पे क्या अच्छा है, क्या हमारे पास नहीं है। तो इन्हीं तुलनाओं के जरिए क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में एक नई परिस्थिति जन्म लेती है, यानी कि एक नया नियम भी जन्म लेता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम पढ़ रहे थे और ये आज के समय पे इसको पढ़ना और प्रयोग करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो हम क्या है कि पिछड़े ही रह जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। यही इसका रीजन है भाई, तुलना करने का एक देश से दूसरे देश का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे कि भाई जो भी वीडियो आएंगी आप तक पहले पहुंच सके और आप उसको सुन के अच्छे से समझ पाए। तो बिना स्किप करे अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे, मेरी बातों को सुनोगे, तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।